जैसे सेक्सटॉर्शन के केस हो गए, हनी ट्रैपिंग के केसेस हो गए, ठीक है, बड़े सेंसिटिव केसेस होते हैं। लोग इनको लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए दे चुके होते हैं। किस तरह के केसेस प्री मैट्रिमोनियल में देखने में आते हैं? जब से ये सोनम रघुवंशी का केस हुआ है और ये जी। मेरठ वाला केस हुआ है, दूसरे केस हुए हैं जहाँ पर वाइफ्स ने या अपने लवर्स के साथ मिलकर अपने हस्बैंड्स को मर्डर कर दिया है। इसके बाद तो लोग फ़ोन कर करके हमसे कह रहे हैं कि जी ये केस मीडिया में इतना बड़ा है, हमारी इन्वेस्टिगेशन करो, हमें प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ना ही नहीं है। जब लोग हमारे पास आते हैं तो तभी आते हैं जब वो सर्टेन होते हैं कि हाँ मेरा जो स्पाउस है या पार्टनर है इसका एक्चुअली में अफेयर है, ठीक है। सो जब उनको ये होता है इसलिए नहीं आते कि ट्रस्ट लेवल कम हो गया, इसलिए आते हैं कि सिचुएशन एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है तब वो हमारे पास आ रहे हैं। फ्रॉड कोई भी कर सकता है और ज़्यादातर जो फ्रॉड्स होते हैं वो इंटरनल फ्रॉड्स होते हैं। इंटरनल फ्रॉड कैसे होता है? एम्प्लॉय रिलेटेड फ्रॉड्स, राइट। सो आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर ने या तो उस एम्प्लॉय को कल्टीवेट कर दिया आपके बिजनेस में, या आपके एम्प्लॉय को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया किसी तरीके से। ब्लैकमेलिंग के बड़े सारे केस होते हैं। वैसे मैंने बताया ब्लैकमेलिंग हैज़ हाँ कॉर्पोरेट्स में। यस, अब तो ये इंडस्ट्री बन गई है। ब्लैकमेलिंग हैज़ बिकम अ इंडस्ट्री फॉर कॉर्पोरेट्स। क्या आपको याद है वो बचपन की शाम जब टीवी पर ब्योमकेश बख्शी की चालाक नजरों ने हम सब की जिज्ञासा को जगाया था? जब करमचंद अपनी गाजर चबाते हुए केस सुलझाता था और सुरेंद्र मोहन पाठक की जासूसी उपन्यासों की वो रहस्यमय दुनिया जो आपको रातों रात जासूस बना देती थी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जासूसों की वो दुनिया जो किताबों और फिल्मों में इतनी चमकदार और रोमांचक लगती है, क्या वो वाकई वैसी ही होती है, या फिर वो इससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी, कहीं ज्यादा खतरनाक और कहीं ज्यादा अनजान है? आज इस पॉडकास्ट में हम आपको ले चलेंगे उस अनदेखी, अनसुनी जासूसी दुनिया के सफर पर। नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव मिश्रा और आज हमारे साथ हैं स्लूथ इंडिया कंसल्टेंसी के मैनेजिंग डायरेक्टर डिटेक्टिव नमन जैन। नमन जी, आजकल किस तरह के केसेस ट्रेंड में हैं और लोग प्राइवेट डिटेक्टिव्स पर इतना ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं? सी आई टेल यू, जो केसेस ट्रेंड में, एनी प्रॉब्लम दैट अ पर्सन फेसेस इन हिज लाइफ, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका उसको सोल्यूशन खुद नहीं ढूंढ पा रहा है, वो उसको खुद फील्ड में जाके उसके बारे में पता नहीं कर सकता बिकॉज इतना कैलिबर नहीं है, इतनी पहुंच नहीं है, इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। उस केस में ही डजंट हैव एनीवेयर टू गो। तो पुलिस में तो तभी इन्वेस्टिगेशन करती है जब क्राइम हो जाता है, ठीक है। लेकिन डोमेस्टिक मैटर्स में कि किसी को शादी से पहले की इन्वेस्टिगेशन करानी है, कोई कॉर्पोरेट अपने एम्प्लॉई के ऊपर सस्पिशन है कि वो कोई बिजनेस कॉम्पिटिटर को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, या कोई एम्प्लॉई जो है अपना पैरेलल बिजनेस रन कर रहा है, या कोई एम्प्लॉई जो है वो ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, या कोई डेटा थेफ्ट में इन्वॉल्व है, या थेफ्ट ऑफ मटेरियल में इन्वॉल्व है, या कोई वेंडर्स से कमीशंस ले रहा है, ये एक सस्पिशन है। विसल ब्लोअर कंप्लेंट आई है कंपनी में, तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कंपनी कैन नॉट गो टू पुलिस। और अपने एम्प्लॉई के ऊपर शक होना एक अलग बात है, और कंफर्म होना कि हाँ वो एक्चुअली में कर रहा है एक अलग बात है। तो जब शक होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? और ख़ास तौर से जो आपके इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं, आप इंटरनल रिसोर्सेज को भी उसमें यूटिलाइज नहीं कर सकते बिकॉज आपको ये लगता है कि ये इंटरनल रिसोर्सेज उस पर्सन को इन्फॉर्म ना कर दें, ओके, ठीक है। सो आपको एक एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है जो अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन कर सके। सिमिलर पर्सनल केसेस में होता है। शादी से पहले की इन्वेस्टिगेशंस हो गई, शादी से पहले कोई भी लड़के या लड़की की आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, हु विल डू इट? पुलिस इज़ नॉट गोइंग टू डू इट, ठीक है। आप खुद भी नहीं कर सकते हो, आपके पास वो एक्सपर्टीज लाई नहीं करती, ठीक है। सो आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलर पोस्ट मैट्रिमोनियल केसेस हो गए, चाइल्ड कस्टडी इश्यूज़ हैं, सारी कोर्ट्स भरी पड़ी हैं डिवोर्स केसेस से, राइट नाउ। अब लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि कोर्ट में एविडेंस प्रोड्यूस करना है। कई केसेस में एलिमोनी के क्लेम्स होते हैं, मेंटेनेंस के क्लेम्स होते हैं, जहाँ पे द हस्बैंड और द वाइफ इज़ ऑलरेडी वर्किंग, बट कोर्ट में कहते हैं हम वर्क नहीं कर रहे, तो उनका एविडेंस प्रोड्यूस करना होता है कोर्ट में कि दे आर एक्चुअली वर्किंग, ताकि उनके क्लेम्स को नलीफाई किया जा सके कोर्ट ऑफ लॉ में। देन हमारे पास केसेस आते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के। सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ये होता है कि कोर्ट ऑफ लॉ में आपको ये प्रूव करना होता है कि दैट देयर पार्टनर्स एडल्टरस, ताकि कोर्ट ऑफ लॉ से उनको रिलीफ मिल सके। तो कोई मेंटेनेंस ना देनी पड़े, एलिमनी ना देनी पड़े, या फिर डिवोर्स का प्रोसेस ईजी हो जाए। तो इस तरीके की इन्वेस्टिगेशंस के लोग आते। चाइल्ड कस्टडी का बहुत बड़ा मैटर है। चाइल्ड कस्टडी में तो बहुत ह्यूज बैटल्स होती हैं लोगों में आपस में, क्योंकि इमोशनल फैक्टर अटैच होता है बच्चे के साथ। तो बोथ पेरेंट्स जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि मुझे इसकी कस्टडी मिल जाए, तो उसमें एक दूसरे की इन्वेस्टिगेशन कराते हैं टू प्रूव इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि दैट द अदर पेरेंट इज नॉट अ गुड पेरेंट टू द चाइल्ड, ठीक है। सो आपने कई सारे केसेस के बारे में बताया, तो कॉर्पोरेट में किस तरीके के पर्टिकुलर केसेस के बारे में आप बता सकते हैं?
देखिए मैं बताता हूँ आपको कि जैसे मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट में अलग अलग तरीके के केसेस आते हैं। सबसे बड़ा जो हमारा पोर्टफोलियो है दैट इज़ अबाउट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। फ्रॉड कोई भी कर सकता है और ज़्यादातर जो फ्रॉड्स होते हैं वो इंटरनल फ्रॉड्स होते हैं। इंटरनल फ्रॉड कैसे होता है, मतलब एम्प्लॉय रिलेटेड थेफ्ट्स, एम्प्लॉय रिलेटेड फ्रॉड्स। Okay. तो उसमें क्या होता है कि कोई एम्प्लॉय है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर को इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहा है, राइट। सो आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर ने या तो उस एम्प्लॉय को कल्टीवेट कर दिया आपके बिजनेस में, या आपके एम्प्लॉय को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया किसी तरीके से, एंड ही इज पासिंग ऑन इन्फॉर्मेशन टू द बिजनेस कॉम्पिटिटर। कोई एम्प्लॉय है जिसने एक अच्छे पोर्टफोलियो तो पे ये है। कब और कैसे पता चलता है कि मेरे एम्प्लॉयज़ में से किसी ने ऐसा किया है, इंफॉर्मेशन पास करी है? वो या मैं कोई बाहर वो का मैं अभी आता हूँ उस पर। तो पहले आई एक्सप्लेन कि किस किस तरीके से जो है लोग इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ के लिए कराते हैं कॉर्पोरेट्स में। तो फिर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन क्या देंगे, एम्प्लॉय अपना पैरेलल बिजनेस रन कर रहा है वाइल बीइंग एम्प्लॉयड इन द कंपनी, राइट। सो विच मीन्स कि कंपनी में वो एक ऐसे लेवल पर है जहाँ पर उसके पास कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा एक्सेस है, उसके कस्टमर्स का एक्सेस है, उसके वेंडर्स का, उसके सप्लायर्स का एक्सेस है। वो क्या करते हैं लोग कि अपना पैरेलल बिजनेस रन करना शुरू करते हैं अपनी वाइफ के नाम से, अपने ब्रदर इन लॉ के नाम से, अपने ब्रदर के नाम से, अपने फादर के नाम से, एंड कंपनी के कस्टमर्स को अपने बिजनेस में डाइवर्ट करना शुरू कर देते हैं। Okay. और कई केसेस हमने ऐसे किए हैं जिसमें लोगों ने खुद ही अपनी वेंडर कंपनीज खोल ली अपनी वाइफ के नाम से, और अपनी वेंडर कंपनी से अपनी इस वाली कंपनी परचेजिंग करनी शुरू कर दी, हाई लो क्वालिटी प्रोडक्ट एंड पेइंग हाई प्राइजेस टू दैट कंपनी। और ऐसे कई सारे लोगों के हमने कई कई 100 करोड़ के एसेट्स फाइंड आउट किए हैं जिनकी सैलरी सिर्फ 50 लाख रुपए पर एनम की हुआ करती थी, ओह, राइट। सो दिस इज द काइंड ऑफ कॉर्पोरेट फ्रॉड दैट इज गोइंग ऑन। देन हमारे पास केसेस आते हैं जिसमें कि लोग थेफ्ट में इन्वॉल्व होते हैं या पिल्फरेज में इन्वॉल्व होते हैं। थेफ्ट किस तरीके का होता है? थेफ्ट होता है एक तो रॉ मटेरियल का थेफ्ट, जो आपके वेयर हाउस से चोरी हो सकता है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन चोरी हो सकता है, ठीक है, सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो सकती है, अंदर के लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जो हाई डेंसिटी थेफ्ट में इन्वॉल्व हैं। देन केसेस आते हैं हमारे पास फिनिश प्रोडक्ट थेफ्ट के, जैसे बहुत बड़ी ब्रांड्स हैं जो जिनके जैसे कि लेट्स से कि वॉचेस का ब्रांड है, शूज़ का ब्रांड है, शर्ट्स का ब्रांड है, दे वेरी फेमस ब्रांड्स, इनके फिनिश प्रोडक्ट्स हैं। फिनिश प्रोडक्ट्स चोरी होके लार्ज क्वांटिटी में मार्केट में मिल रहे हैं। ओरिजिनल प्रोडक्ट अगर 4,000 रुपये का अवेलेबल है तो ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मार्केट में 500 रुपये का भी अवेलेबल है, ठीक है, बिकॉज वो कहाँ से वो चोरी को क्या आ रहा है, okay. राइट। सो दिस इज हाउ यू नो ऑर्गेनाइजेशंस आर सफरिंग अ लॉट, ठीक है। देन डेटा थेफ्ट का केसेस आते हैं। डेटा थेफ्ट में क्या होता है कि आपकी कंपनी का डेटा चुरा लिया गया है, उस डेटा के ऊपर आपके कंप्यूटर्स ने काम करना शुरू कर दिया गया है, कर रहे हैं, या फिर उस डेटा के ऊपर फ्रॉड कमिट हो रहा है। आई विल गिव यू अ केस स्टडी ऑन दैट आल्सो, बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है उसके ऊपर। तो जैसे अब हमने एक थेफ्ट केस किया, दिस वाज अ कंपनी बेस्ड इन यूएस में बीपीओ सर्विसेज में 100% एफडीआई अलाउड है इंडिया में, राइट। सो 100% एफडीआई अलाउड है, तो दे हैव गॉट देयर बैक प्रोसेसिंग ऑफिस हेयर इन इंडिया। वो यहाँ पे जो है अपना पूरा एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करके और यहाँ पे अपना पूरा बीपीओ चला रहे हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यूएस बेस्ड क्लाइंट्स को, ओके, राइट। नाउ यूएस में जो कंपनी है वो आगे अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है बाय रनिंग देयर कॉल सेंटर इन इंडिया, बीपीओ इन इंडिया, नॉट कॉल सेंटर, बीपीओ इन इंडिया। इस बीपीओ में उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 3,000 एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया हुआ है। लेकिन ये जो कंपनी है यूएस बेस्ड, जिसने अपने इंडिया में अपना पैरेलल कंपनी खोली हुई और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट किया हुआ है, इस कंपनी के जो आगे क्लाइंट्स हैं, हाँ, उनके कस्टमर्स के डेटाबेस पे यहाँ पे बीपीओ में काम होता है। उनके कस्टमर्स का डेटाबेस इस बीपीओ से लीक हो रहा था, और लीक होके कंपनी में, हाँ नहीं, इस बीपीओ से किसी और को लीक हो रहा था, और जो लीक जहाँ पे हो रहा था वो लोग क्या करते थे, वो लोग इन लोगों को यहाँ से कॉल करते थे। एक फ्रॉड कॉल सेंटर में चला जाता सारा डाटा। फ्रॉड कॉल सेंटर वाले उन लोगों को वहाँ पे कॉल करते थे। दे यूज्ड टू टेक आवर क्लाइंट कंपनीज नेम कि हम इस कंपनी से बोल रहे हैं और हम जो है आप इतने पैसे जमा कराओ तो हम ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और वो फिक्टिशियस अकाउंट्स में अब्रॉड से पैसा ले लेते थे। अब जो यूएस बेस्ड कंपनी थी, उनके क्लाइंट्स ने उनको ऐसे रिपोर्ट किया कि उन कस्टमर्स को फ्रॉड किया जा रहा है। तो जब उन्होंने वहाँ से आईपी ट्रैकिंग करी कि कहाँ से कॉल्स आ रही हैं, तो पता चला इंडिया से कॉल्स आ रही हैं। तो जब हमने यहाँ पे वो केस फिर हमारे पास आया, वी स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग ऑन दैट केस। तो अब 3,000 एम्प्लॉइज़, और 3,000 एम्प्लॉइज़ में से ये फाइंड आउट करना कि डेटा थेफ्ट कौन कर रहा है, ये तो काफी चैलेंजिंग जॉब, बहुत चैलेंजिंग जॉब था। फिर हमने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। पहले हमने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन होती है, एक होती है फॉरवर्ड इन्वेस्टिगेशन, जिसमें आप इन्वेस्टिगेशन करते हो कि आपको आगे कैसे बढ़ना है इन्वेस्टिगेशन, इन द सेंस कि आपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। एक होती है रिवर्स इन्वेस्टिगेशन की कॉल कहाँ से जनरेट हुआ,
वहाँ से Okay. हाँ, तो वहाँ से हमने रिवर्स इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी। देन वी कुड फाइंड आउट, जो हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली थी यूएस से कि ये आईपी एड्रेसेस हैं जहाँ से कॉल्स जनरेट हो रही हैं। तो हमने वहाँ पे उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, तो वी कुड फाइंड आउट कि ये एक पर्सन है जहाँ से ये एक प्लेस है जहाँ से कॉल्स जनरेट हो रहे हैं। फिर हमने उस प्लेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 3 एक्स एम्प्लॉयज़ की कंपनी का नाम आया कि ये 3 एक्स एम्प्लॉयज़ जो हैं यहाँ जो से कंपनी छोड़ चुके थे जो ये कंपनी लोग। छोड़ चुके थे। अच्छा, तो ये इतना लोग डेटा कैसे मैनेज कर रहे थे कंपनी छोड़ आई चुके आई थे आई उन- टेल यू या- कैसे कर रहे थे। अच्छा, यूएस में इस कंपनी के जो शेयर्स थे ड्रास्टिकली गिर गए, क्योंकि ये यूएस में, पूरे यूएस में बात फैल गई, क्योंकि वहाँ के जो कस्टमर्स थे उन्होंने इंटरनेट पे लिखना शुरू कर दिया कि हमारे जो क्लाइंट कंपनी थी उसके शेयर्स गिर गए, कि हमारा जो डेटा लीक हो गया, हमारे फ्रॉड हुआ, इस कंपनी ने फ्रॉड किया। इट बिकेम अ वेरी बिग इशू इन यूएस, राइट। सो और यहाँ से जो इंडिया का जो बीपीओ का पूरा प्रोसेस था वो रिस्क पे आ गया था। 2000 आदमियों की नौकरी जाने वाली, 3000 आदमी की नौकरी जाने वाली थी उसमें, राइट। सो इट बिकेम अ वेरी बिग इशू। 3000 आदमी की नौकरी जाना, इतना बड़ा फॉरेन रेमिटेंस इंडिया में आ रहा था, वो रेमिटेंस रुक जाना, और ये वाली बात दूसरे बीपीओज में फैल जाना, ठीक है, वॉज अ ह्यूज रिस्क, बिजनेस रिस्क टू इंडिया। नाउ अब हमने 3 आदमियों के नाम वहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए। 3 आदमियों के नाम जब हमने शॉर्टलिस्ट किया तो हमें पता चला ये तीनों एक्स एम्प्लॉयज़ हैं। एक गर्ल थी, वो उस कंपनी में काम करती, उसका हस्बैंड भी था उसके साथ इन्वॉल्व, जो उसी कंपनी से का एक्स एम्प्लॉय था, और एक और गर्ल थी जो भी इस कंपनी की एक्स एम्प्लॉय थी। ये तीनों के हमें नाम पता चले कि ये तीनों लोग कर रहे हैं। नाउ ये तो सिर्फ नाम थे, एविडेंस नहीं था। तो अब हमने क्या तो किया, एविडेंस जुटाना एक और चैलेंज था। एक और चैलेंज था। अब हमने ये पता किया इन तीनों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करके कि हाउ आर दे गेनिंग दिस डेटा। सो कॉल कर रहे हैं तो हमें पता चल गया, ठीक। बट ये डेटा आ कहाँ से रहा है, हमें तो लीकेज पॉइंट्स को कवर करना था। बिल्कुल। फिर हमने उनके कॉन्टैक्ट्स पता करे कि यहाँ पर ये इस कंपनी में अभी भी किन किन लोग हैं कॉन्टैक्ट में हैं। तो हमें पता चला कि ये लोग 17 लोगों के कॉन्टैक्ट में हैं इस टाइम पे, अच्छा, एक्स एम्प्लॉयज जो थे वो हाँ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ Yeah. के। हमने क्या किया, हम इन 17 के 17 एम्प्लॉयज़ का हमने पूरा बैकग्राउंड चेक किया, इनके फाइनेंशियल चेक्स किए, हमने ये पता किया कि कौन एक्स्ट्रावेगेंट लिविंग में इन्वॉल्व है, किसका लाइफस्टाइल अभी इमीडिएटली इम्प्रूव हुआ है, कहाँ से किसी ने कोई नई चीज़ अपने घर के लिए खरीदी है नहीं खरीदी है, किसी ने किसी एसेट्स में इन्वेस्टिगेशन करी है नहीं करी है। तो हमने इस तरीके से उन 17 एम्प्लॉयज़ में शॉर्टलिस्ट करके 7 एम्प्लॉयज़ निकाले। तो 7 एम्प्लॉयज़ हमने निकाले कि इनका जो है एकदम से सडन जो है लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं। तब हमने उनको कंपनी के स्टाफ के साथ, सीनियर्स के साथ कन्फ्रंट किया मिलके, और हमने इनसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछना शुरू किया। हमने उन सारी जो हमने उनसे क्वेश्चंस पूछे, जो इंटरव्यूज़ किए उनके, उससे हमने सारी रिकॉर्डिंग्स कलेक्ट करी। रिकॉर्डिंग्स जब हमने कलेक्ट करी तो हमारे को 3 एम्प्लॉयज़ ने उसमें से ये बता दिया दैट दे आर पासिंग ऑन इन्फॉर्मेशन एंड डेटा टू दीज पीपल। फिर हमने जो है जब इन्होंने हमें बता दिया, हमने वहीं पर ही पुलिस में एफआईआर कराई, एफआईआर करा के उन लोगों को अरेस्ट कराया। सो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ केसेस अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे, कितने नंबर ऑफ केसेस या परसेंटेज ऑफ केसेस कॉर्पोरेट सेक्टर्स के आते हैं डिटेक्टिव एजेंसीज के पास? देखिए इसमें ना 2 तरीके के हम लोग स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। एक होता है नंबर्स और एक होता है वैल्यूज़। मैं पूरी इंडस्ट्री की बात तो नहीं करता, क्योंकि हमारा वी आर द इंडियाज़ लार्जेस्ट कंपनी, तो हम लोग कॉर्पोरेट्स का बहुत इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ज़्यादातर डिटेक्टिव एजेंसीज कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन नहीं करती हैं, ज़्यादातर वो पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस करती हैं, बट वी आर मेजरली इनटू कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशंस। तो 60% पोर्टफोलियो जो है हमारा, वो हमारा कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशंस में है, और 40% पर्सनल केसेस में है। ओके। तो व्हेन वी टॉक अबाउट 60% पोर्टफोलियो, विच मीन्स कि 60% जो कंपनी का टर्नओवर है दैट इज थ्रू कॉर्पोरेट केसेस, 40% थ्रू पर्सनल केसेस। बट इफ यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ केसेस, कि नंबर्स किसके ज़्यादा हैं, जी। द नंबर्स ऑफ केसेस जो हैं वो 60% केसेस जो हैं दैट इज पर्सनल केसेस एंड 40% इज कॉर्पोरेट केसेस। 40% ऑफ द कॉर्पोरेट केसेस। Yes, this is how it goes in our company. I'm not talking about the industry trend. ओके। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि साइबर फ्रॉड्स बहुत बढ़ रहे हैं, लाइक डिजिटल अरेस्ट हो गया, या किसी को सेक्स टूरिज्म में ल्योर करते हैं, हनी ट्रैप में, और क्या कहते हैं लोन बेस्ड एप्स हैं, फ्रॉड एप्स हैं, इस टाइप के केसेस भी आपके पास आते हैं? बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। और मैं आपको तो एक बात उनको बताऊं, कैसे डील करते हैं? महीने में 100 क्वेरीज आती हैं ओके। साइबर फ्रॉड्स की, लेकिन हर केस हम डील नहीं कर सकते, हम सिर्फ हाई वैल्यू केसेस ही डील करते हैं, ठीक है, या फिर सेंसिटिव मैटर्स हो, जैसे सेक्सटॉर्शन के केस हो गए, हनी ट्रैपिंग के केसेस हो गए, ठीक है, बड़े सेंसिटिव केसेस होते हैं। लोग इनको लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए दे चुके होते हैं, एंड देन फिर भी वो उनके पीछे पड़े रहते हैं। दे डू नॉट गेट अ सोलेस। कैसे ऑपरेट करता है गैंग? ये पहले आपको
आपके फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे या इंस्टाग्राम पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, लिंक्डइन पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, आपसे फ्रेंडली हो जाएंगे, आपसे जो है एक फीमेल की अच्छी सी पिक्चर लगा के उसका पूरा प्रोफाइल क्रिएट करके आपको आप एक्सेप्ट भी कर लेते हो। बिल्कुल। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसने आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद शी स्टार्ट चैटिंग विद यू। अब वो चैटिंग करना शुरू करेगी, आप भी कई बार एंटाइस होके, हर कोई नहीं करता है बट कुछ लोग एंटाइस होके चैट करना शुरू कर देते हैं। आप चैट करना जैसे वो शुरू करते हैं, देन शी सेज कि ओके चलो हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं। अब वो व्हाट्सएप पे शिफ्ट हो जाते हैं, फेसबुक से चैट करते करते। जब व्हाट्सएप पे शिफ्ट हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी द गर्ल सेज कि ओके आई एम गोइंग टू गेट यू नो नेकेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऑन अ वीडियो कॉन्फ्रेंस, यू ऑल्सो गेट नेकेड। अब वो पर्सन जो है जैसे वो नेकेड होता है सामने से, एंटाइस होकर उस टाइम में स्पर्ट ऑफ द मोमेंट होती है, उस टाइम पे वो आदमी कर जाता है। बिल्कुल। वो उसकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं सारी। अब स्क्रीन रिकॉर्ड करते ही इमीडिएटली द गर्ल गोज आउट, द बॉय कम्स इन एंड ही स्टार्ट सेइंग कि अब नाउ यू आर बीइंग ब्लैकमेल्ड, अब मैं जो है आपकी ये जितने भी कॉन्टैक्ट्स हमने डाउनलोड किए हैं सबको आपकी वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक है। अब आदमी के पास उसके सारे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, उसके बच्चों के कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, उसकी वाइफ का कॉन्टैक्ट भी होता है, उसके पेरेंट्स भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं। वो उसके लिए इतनी ह्यूमिलेटिंग कंडीशन हो जाती है कि अगर ये सबको चली गई वीडियो तो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन विद मी। तो वो क्या करता है कि वो प्रेशर में आके, इतना प्रेशर में होते हैं लोग, जो वो मांगते हैं वो देते चले जाते हैं। अच्छा, और ये डिमांड्स बड़े छोटे अमाउंट से शुरू होती हैं। 2,000 रुपये दे दो, 5,000 रुपये दे दो। जैसे ही आप 2,000 रुपये दोगे, अगली डिमांड 10,000, फिर 25,000, फिर 50,000, फिर 1,00,000, फिर 5,00,000, ऐसे डिमांड्स बढ़ती चली जाती हैं। एंड हर बार आपको यही एश्योरेंस दी जाएगी उधर की साइड से कि हम अब बंद कर देंगे, आप कोई ब्लैकमेल नहीं करेगा। और लेकिन वो करते ही रहते हैं, इट नेवर स्टॉप्स। सो अगर कोई इस टाइप की साइबर फ्रॉड में फंस जाए तो फिर उसको क्या करना चाहिए, कैसे वो खुद को सेफ रखे? सी देखिए, दो चीज़ें होती हैं। वैसे तो आइडियली उसको हमेशा पुलिस को इमीडिएटली अप्रोच करना चाहिए, बताना चाहिए पुलिस को दैट दिस इज हैपनिंग विद हिम, पुलिस इज गोइंग टू हेल्प हिम। ठीक है। लेकिन कई लोग क्या होता है कि पुलिस में जाने से डरते हैं कि कहीं मेरी फैमिली में बात ना आ जाए, पुलिस मेरे घर में ना आ जाए पूछने के लिए। तो वो फिर हमारे पास आते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स के पास। तो आप लोग कैसे हेल्प करते हैं? हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों के कनेक्शंस होते हैं हर जगह। हमें पता है कि जब वो कॉल ओरिजिनेट हो रही है, हम भी पुलिस के थ्रू ही हेल्प करते हैं उनकी। बट हमारे क्योंकि प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स होते हैं, तो हम लोग उनकी घर में उनके बिना पता लगे इस अटैम्प्ट को थ्वार्ट कर पाते हैं, उन लोगों को ट्रेस करके जहाँ पे वो बेस्ड हैं, और वहाँ की लोकल पुलिस को अपनी कॉन्फिडेंस में लेके उस लोकल पुलिस से उन लोगों को सब्साइड करवा देते हैं कि आप हमारे क्लाइंट की वीडियोस डिलीट कर दो, यू विल नॉट डिस्टर्ब आवर क्लाइंट अगेन। आपको जो नेक्स्ट चलाना है आप चलाओ, क्योंकि हमारे क्लाइंट भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते कि हम उनके अगेंस्ट FIR कराएं या उनको कहीं और लेके जाएं। उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि उनके जो वीडियोज़ हैं वो सारे डिलीट हो जाएं। तो वो हम सक्सेसफुली हर केस में करवा पाते हैं। और अब तो डेटिंग साइट्स हो गई, जैसे बम्बल हो गई, टिंडर हो गई। जी हाँ। ठीक है। इन साइट्स के थ्रू भी जो है ब्लैकमेलिंग एक्टिविटीज़ बहुत सारी शुरू हो गई। कितने केसेस हमारे पास आने शुरू हो गए कि हम डेटिंग साइट पे थे एंड वी वर सर्चिंग फॉर अ फीमेल पार्टनर, शी केम टू अस थ्रू अ डेटिंग साइट एंड शी स्टार्टेड ब्लैकमेलिंग। और नॉट ओनली ब्लैकमेलिंग, ये मिल भी लेती हैं और फॉल्स रेप केसेस भी डाल देती हैं। अगर आप किसी डेटिंग साइट पे जाते हैं, आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं और आप बाहर जाके मिलते हैं और बाद में इस टाइप के ब्लैकमेल के शिकार होते हैं, तो कैसे बचें? ट्रस्ट होना चाहिए, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। ब्लाइंड ट्रस्ट क्या होता है कि आपने उसकी प्रोफाइल ही चेक नहीं करी पूरी, आपने उसका बैकग्राउंड नहीं चेक किया, आपने ये नहीं देखा कि किस कंपनी में पर्सन काम करता है, नहीं करता है, उसने जो है अपने घर का एड्रेस सही बता रहा है, नहीं बता रहा है, अपनी पूरी फैमिली की हिस्ट्री, अपने घर की हिस्ट्री सही बता रहा है, नहीं बता रहा है। यू शुड डू योर बेसिक बैकग्राउंड चेक्स। आम आदमी कैसे ये सारे चेक्स कर सकते हैं? हर चीज़ अवेलेबल है आजकल इंटरनेट पे, राइट। सो इंटरनेट पे यू कैन गो टू एनी ऑफ द साइट्स एंड चेक कि उसका पर्सन का इंस्टाग्राम अकाउंट एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, उसका फेसबुक का अकाउंट एग्जिस्ट करता है, नहीं, उसके लिंक्डइन की प्रोफाइल एग्जिस्ट करती है, नहीं। आज की डेट में हार्डली एक एजुकेटेड पर्सन होता है जिसका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट ना हो। ये एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है कि आदमी सोशल मीडिया पर प्रेजेंट ही नहीं है कहीं पर भी, उसके बारे में ऑनलाइन कोई इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। Then if the person is saying कि I'm working with this company, it's not very hard to find out by calling that company whether such and such person is working there or not working there. ठीक है। Sometimes you have to ask that person to meet you in person sometimes. ये लोग जो है ना easily मिलने नहीं आते, ये ज़्यादातर जो है ना सिर्फ ऑनलाइन आपसे फ्रॉड करते हैं। अच्छा, ये फिजिकली मिलने नहीं फिजिकली मिलने भी आते हैं, लेकिन वो परसेंटेज बड़ी लेस है। जो फॉल्स रेप केसेस होते हैं उसमें तो पर्सनली मिलने आते हैं, बट दैट परसेंटेज इज वेरी लेस। ठीक है। वो तो पूरा नेक्सस होता है, वो तो पूरा गैंग इन्वॉल्व होता है उसमें। लेकिन ये जो लोग हैं जो सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड कमिट कर रहे हैं, ये लोग मिलने नहीं आते। ठीक है। सो एक बेसिक चेक उसके बारे में करना कि भाई ये पर्सन अवेलेबल है या नहीं है कहीं पे, और कहीं से मुझे, और कहीं इट्स ये कोई टू गुड टू बी ट्रू वाला सिचुएशन तो नहीं है कि हाउ इज इट पॉसिबल दैट शी इज गेटिंग सो मच अट्रैक्टेड टू मी इमीडिएटली और ही इज गेटिंग सो मच अट्रैक्टेड टू मी इमीडिएटली। द रिलेशन इज मूविंग टू फास्ट।
ठीक है, इतना फास्ट क्यों चल रहा है रिलेशनशिप, ठीक है। सो यू हैव टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस योरसेल्फ टू योरसेल्फ कि ये जो चीज़ें हैं ये वाकई में जेन्युइन लग रही है नहीं। तो अगर आपकी इंस्टिंक्ट कहती है कि नहीं मैंने सब कुछ चेक कर लिया एंड एवरीथिंग इज जेन्युइन, देन गो अहेड। बट अगर आपकी इंस्टिंक्ट कहती है कि नहीं कुछ फिशी है, ठीक है, देन यू कैन टेक अ प्रोफेशनल हेल्प ऑल्सो। अगर आपको ल्यूक्रेटिव लग रहा है सामने वाला रिलेशनशिप, आप उसको लूज़ नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं इस रिलेशनशिप में भी रहूं, ठीक है, और लेकिन मैं कहीं ऐसा ना हो कि मैं एजम्पशन के बेस पे और ये सोच के कि मैं ये फ्रॉड है सामने वाला पर्सन, मैं उसको छोड़ दूं और मेरे हाथ से कोई अच्छा रिलेशनशिप निकल जाए, ठीक है। तो उससे पहले आप एक प्रोफेशनल हेल्प लेके उसका बैकग्राउंड चेक करा लो, अप्रोच अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। सो आम आदमी मतलब प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को कितना आय करता है? आम आदमी आपके पास आते हैं या मिडिल क्लास आता है या अपर मिडिल क्लास आता है? मैक्सिमम लोग कौन सी कैटेगरी से है? देखिए क्वेरीज तो जो है ना वो हर सेक्शन से आती हैं सोसाइटी के, यू नो इवन लोअर क्लास की भी आती हैं, मिडिल क्लास की भी आती हैं, हायर क्लास की भी आती हैं, हर सेक्शन से क्वेरीज आती हैं। बट अफोर्डेबिलिटी इज़ अ स्ट्रॉन्ग फैक्टर। अफोर्ड जो है सर्विसेज को वो ज़्यादातर अपर मिडिल क्लास ही कर पाती है या उससे ऊपर की क्लासेस कर पाती हैं, ठीक है। बिकॉज प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन इज अ सर्विस विच इज़ यू नो हाईली प्राइस्ड। हाईली प्राइस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आम आदमी के लिए मतलब आम आदमी की पहुंच से बाहर है। आम आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता जितना मिडिल क्लास लोग फिर भी अफोर्ड कर पाते हैं। एटलीस्ट प्री मैट्रिमोनियल केस में हैवी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते, लेकिन बेसिक बैकग्राउंड चेक जैसे प्री मैट्रिमोनियल बैकग्राउंड चेक हो गया। सो प्री मैट्रिमोनियल की आप बात कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा किस तरह के केसेस प्री मैट्रिमोनियल में देखने में आते हैं और किस तरह का चेक कराना चाहिए एक आदमी को? और ओवर द इयर्स प्री मैट्रिमोनियल चेक्स बहुत बढ़े हैं। डेफिनेटली बढ़े हैं और अभी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब से ये सोनम रघुवंशी का केस हुआ है और ये मेरठ वाला केस हुआ है, दूसरे केस हुए हैं जहाँ पर वाइफ्स ने यू नो अपने लवर्स के साथ मिलकर अपने हस्बैंड्स को यू नो मर्डर कर दिया है, तो इसके बाद तो लोग फ़ोन कर करके हमसे कह रहे हैं कि जी ये केस मीडिया में इतना पॉपुलर है, हमारी इन्वेस्टिगेशन करो, हमें प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ना ही नहीं है। पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इन केसेस के बाद अब ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है लोगों में। और क्या हुआ है कि प्री मैट्रिमोनियल केसेस में क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ, हम प्री मैट्रिमोनियल केस को 4 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। ओके। एक होता है अरेंज मैरिज केसेस जिसमें नॉर्मल अरेंज मैरिज है, एक होता है लव मैरिज केसेस। लव मैरिज केसेस में तो सभी जानते हैं कि लड़का एंड लड़की, बॉय एंड गर्ल हैव फॉलन इन लव, तो उनके ज्यादातर इन केस में पेरेंट्स आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के जो उनके बच्चे की चॉइस है वो सही भी है या नहीं है। लव मैरिज, हाँ हाँ, कई बार वो खुद भी आते हैं कि मैरिज इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट आई एम गोइंग टू मेक इन माई लाइफ, ठीक है। लव इज समथिंग डिफरेंट, मैरिज इज समथिंग डिफरेंट। अगर मुझे मैरिज में जाना है तो आई वांट टू नो द कंप्लीट बैकग्राउंड ऑफ माय पार्टनर कि भाई मैं सेफ हूं या नहीं हूं। तो लोग खुद भी आते हैं। लड़के की फैमिली से ज्यादा लोग आते हैं, लड़की की दोनों की फैमिली से आते हैं। अच्छा, दोनों की फैमिली से आते हैं। सो जब लड़की वाले होते हैं तो उनको अपनी बेटी की चॉइस पे जो है हमेशा ये डाउट रहता है कि उसने सही लड़का चूज किया है नहीं। लड़के वालों की साइड पे ये डाउट रहता है इसने सही लड़की चूज करी भी है नहीं, ठीक है। तो इसलिए वो दोनों साइड से ही आते हैं। नाउ अब क्या है, अरेंज मैरिज में क्या होता है फिर? अरेंज मैरिज में तो लोग मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू मिले, हाँ, ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर्स के थ्रू मिले, या जो एजेंट्स हैं बीच में एजेंट्स के थ्रू मिले, या फिर रिश्तेदारी के थ्रू मिले, ठीक है। तो उस केस में लोग हमारे पास आते हैं कि भाई हमें सामने वाली से हम रिश्ता करने जा रहे हैं, वेदर वी शुड गेट मैरिड टू दैट पर्सन और नॉट। देन फिर हमारा एक तीसरी क्लासिफिकेशन होती है डिवोर्स्ड मैरिज केसेस की। पर्सन का पहले डिवोर्स हो चुका है, ठीक है, लेकिन अब वो जो है वो दोबारा से मैरिज करना चाह रहा है। तो क्योंकि वो पहले ही एक बार यू नो डिवोर्स हो चुका है तो इसलिए पीपल आर मोर कॉशियस, क्योंकि इस साइड का भी डिवोर्स हुआ होता है नॉर्मल केसेस में। फिर होता है चौथी क्लासिफिकेशन इनफर्टिलिटी केसेस। इनफर्टिलिटी केसेस होते हैं जिसमें कि एंगेजमेंट हो गई है बट यू सी दैट योर पार्टनर इज ऑलवेज बिजी ऑन कॉज, नॉट पेइंग मच अटेंशन टू यू, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इन द कोर्टशिप पीरियड, ठीक है, या फिर जो है वो हमेशा बिजी रहता है, वो जो है पार्टी बहुत करता है, अब जो उसकी वेयर अबाउट्स हैं, यू आर ऑलवेज अननोन अबाउट हिज वेयर अबाउट्स, वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, यू डू नॉट कम टू नो। तो लोगों को शक हो जाता है। देन दे कम टू अस कि भाई कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि उनका पार्टनर किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व है। तो इस तरह के केसेस होते हैं। अब क्या क्या चीज़ हम चेक करें, क्या क्या चीज़ हम चेक करते हैं हम, जैसे अब एक अरेंज मैरिज का केस आया तो हम उसमें ये चेक करेंगे भाई जो सामने वाला पर्सन है वेदर इज एक्सेसिवली इनटू ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, उसके जो है कोई रिलेशनशिप तो नहीं है एग्जिस्टिंग, कोई पास्ट में शादी होकर एंगेजमेंट होकर टूटी तो नहीं है। ऐसे बहुत केस आते हैं इसमें पहले पर्सन की शादी हुई होती है और उन्होंने हाइड करी होती है। प्री मैरिटल बहुत आते हैं ऐसे इसमें पहले उसकी शादी हुई होती है एंड दे डू नॉट डिस्क्लोज देयर मैरिटल स्टेटस टू द न्यू पर्सन, ठीक है। फिर आते हैं वो लोग ड्रग्स पे होते हैं, दे डू नॉट डिस्क्लोज इट। फिर आते हैं हमारे पास जैसे हम पैरामीटर्स इन्वेस्टिगेट करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री
कोई साइकेट्रिक इलनेस तो नहीं है, कोई टेम्परामेंटल इश्यूज तो नहीं है। साइकेट्रिक इलनेस के इतने केसेस आने लगे हैं हमारे पास, शादी हो जाती है एंड द पर्सन टर्न्स आउट टू बी साइकेट्रिकली इल, ठीक है, Okay. टेम्परामेंट लूज हो जाता है, एडजस्ट नहीं कर पाते बाद में अपनी फैमिली लाइफ में, और फिर वो डिवोर्स हो जाते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं प्री मैरिटल क्या क्या चेक्स करने चाहिए, एक बॉयज़ की फैमिली को भी, एक गर्ल्स की फैमिली? दिस इज व्हाट मैं वही बता रहा हूँ कि जो पैरामीटर्स हैं ना सारे चेक होने चाहिए कि पर्सन जो है ज़्यादा अल्कोहलिज्म में इन्वॉल्व तो नहीं है, ड्रग्स में इन्वॉल्व तो नहीं है, एक्सेसिव स्मोकिंग तो नहीं है, उसका जो है वो पास्ट में कोई शादी होकर एंगेजमेंट होकर टूटी तो नहीं है, कोई करंट अफेयर तो नहीं चल रहा है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, उसका जो है उसके क्रिमिनल केसेस तो नहीं, कोई लिटिगेशन तो नहीं चल रहे हैं, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, उसकी एग्जैक्ट इनकम कितनी है, क्या आपको इनकम सही बताई भी गई है नहीं बताई गई है, एजुकेशन सही बताई भी गई है नहीं बताई गई है, उसका सोशल रेप्यूटेशन, कंडक्ट, बिहेवियर, नेचर कैसा है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लोग क्या है कि बाकी सारी चीज़ों में अच्छे निकल आते हैं बट नेचर ही खराब है किसी का, ठीक है, उसको जो है वो लोगों किसी के नेचर को कैसे जज कर लेंगे सर? लोगों से बात करके, like if I have to know about you, I'll ask about you from various people. Who will be these various people? आपके घर के सर्वेंट्स हो गए, आपके कॉलोनी के गार्ड्स हो गए, आपके ड्राइवर्स हो गए, आपके ऑफिस से कलीग्स हो गए, आपका नेबरहुड हो गया, ठीक पर है। लोग ऐसा पूछताछ करने में संकोच भी करते हैं कि कहीं भाई रिश्ता ना टूट जाए, नहीं, देखिए जितनी भी जिससे आप रिश्ता करने जा इन्वेस्टिगेशंस, रहे हैं बुरा ना मान जाए। बताता हूँ, जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस होती है ना ओपनली नहीं करी जाती हैं कभी भी। Okay. दे आर ऑलवेज डिस्क्रीट इन्वेस्टिगेशंस, कि जिस पार्टी के बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसको कोई पता ही नहीं चलता कि उसकी अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन में। दिस इज वेयर एक्सपर्टीज लाइज व्हिच अ नॉर्मल पर्सन कैन नॉट डू। यू हैव टू यूज वेरियस कवर स्टोरीज, ठीक है। तो आप कभी कुछ बन के जाते हो, कभी कुछ बन के जाते हो, कभी उनके ड्राइवर को कल्टीवेट कर लेते हो, उसका फ्रेंड बन जाते हो, कभी उसके घर के सर्वेंट्स को कल्टीवेट कर लेते हो। तो एक केस में अलग अलग टीम्स काम करती हैं, ओके और इसीलिए इसके प्राइसिंग भी हाई होती है। ओके क्योंकि अच्छा, अब क्या होता है कि आपको बड़ी डीप इन्वेस्टिगेशन करनी होती है प्री मैट्रिमोनियल केसेस में, क्योंकि एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और एक हिडन इन्फॉर्मेशन जो हिडन रह जाए मे जेपरडाइज द होल लाइफ ऑफ द बॉय और द गर्ल, ठीक है। तो और इसीलिए आपको 100% इंश्योर करना पड़ता है कि आप डीप चेक्स करो, आप उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के आ पाओ। और सिर्फ बॉय में या गर्ल में प्रॉब्लम नहीं हो सकती, उनकी फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है। फैमिली का नेचर कैसा है, फैमिली का कंडक्ट कैसा है, फैमिली का बिहेवियर कैसा है, फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। कहीं बॉय के जो पेरेंट्स है सिर्फ बॉय की इनकम के ऊपर ही तो डिपेंडेंट नहीं है, उनके अपना सेल्फ अर्निंग या सेल्फ सोर्स ऑफ इनकम है भी या नहीं है, कितने इंटरफेयरिंग है बॉय की लाइफ में, या गर्ल के पेरेंट्स कितने इंटरफेयरिंग है गर्ल की लाइफ में, कहीं इनको मैट्रिमोनियल लाइफ में डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे आके। सो आपने कोई ऐसा अंडरकवर केस किया है जहाँ पे आप प्री मैरिटल चेक करने गए हो और किसी मतलब रूप में या किसी डिफरेंट रूप बना के गए हो? देखिए क्या होता है कि हमें ना अपना भेष चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके क्या होता है कि कोई भी एक डिटेक्टिव जो होता है वो अपने आप में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। उसकी जो टीम होती है ना वो एक डिटेक्टिव को डिटेक्टिव बनाती है, राइट। सो वी हैव गॉट अ ह्यूज टीम बिहाइंड अस, ओके ठीक है। सो एक आदमी हर चीज नहीं कर सकता है। एक बैक ऑफिस ऑपरेशंस की टीम होती है, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस करती है, डार्क वेब रिसर्चेस करती है, ऑनलाइन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ऑनलाइन अवेलेबल है, अलग अलग टूल्स के थ्रू, हमारे एडवांस टूल्स होते हैं उसके थ्रू हम जनरेट करते हैं कि इस बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके एक ऑन ग्राउंड टीम होती है, ऑन ग्राउंड टीम जाके फील्ड में इन्वेस्टिगेशंस करती है अलग अलग सोर्सेज से। एक टीम जाएगी उसके ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन करेगी, एक टीम जाएगी उसके रेजिडेंस में इन्वेस्टिगेशन करेगी, एक टीम नेबरहुड से करेगी, एक टीम सर्वेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेगी। तो अलग अलग टीम्स काम कर रही होती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, नॉट इवन अ सिंगल टीम। तो जब आपके सपोज करो कि अगर आप कहीं पे एक्सपोज हो भी गए, आपका फेस किसी ने पहचान भी लिया, ठीक है, तो आपको भेष बदलने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, दूसरी टीम को लगा दोगे वहां पे काम करने के लिए, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें तो आपको पर्सन को फॉलो करके पता चल जाती है। जब आप पर्सन को फॉलो करते हो, उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच करते हो, उसकी बाहर घर से बाहर हैबिट्स कैसी हैं, कितना स्मोक कर रहा है, कितना ड्रिंक कर रहा है, किसी वुमन से तो नहीं मिल रहा है, किसी मेल पर्सन से तो नहीं मिल रही है गर्ल, या क्या उसकी गैम्बलिंग में इन्वॉल्व तो नहीं है, ड्रग्स में इन्वॉल्व तो नहीं है, ये सब आप किसी को फॉलो करके ही पता लगा सकते हो। तो देयर आर वेरियस स्ट्रेटजीज यूज्ड। सो पोस्ट मैरिटल के बारे में आते हैं अब। शादी के बाद, अब शादी तो हो गई, अब शादी के बाद किस तरह के केसेस देखने में आते हैं कि लोगों को ट्रस्ट नहीं होता अपने पार्टनर पे, इसलिए ज़्यादातर लोग डिटेक्टिव्स को हायर करते हैं? आई टेल यू, मैं ये नहीं बोलूँगा लोगों को ट्रस्ट नहीं होता पार्टनर पे इसलिए डिटेक्टिव्स को हायर करते हैं। हाँ हमारे पास लोग तब आते हैं जब वो खुद हैंडल नहीं कर पाते उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में फंसे होते हैं, ठीक है। विच मीन्स कि हमारे पास हमारा ना एक्सपेंस जो है लॉयर्स के पास, डिटेक्टिव्स के पास, डॉक्टर्स के पास, ठीक है, लोग कहते नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, राइट, बिल्कुल क्योंकि वो सोचते हैं नेगेटिव एक्सपेंस है, ठीक है। जबकि मेरा व्यू ऑपोजिट है, मैं सोचता हूँ कि जितना जल्दी चले जाओगे उतना सेफ कर लोगे अपने आप को, ओके ठीक है। इट्स नॉट अ नेगेटिव एक्सपेंस,
ठीक है। सो और अपने आप की सिक्योरिटी आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, बट फिर भी लोगों को ऐसा सोचना है, ठीक है। तो लोग ना पहले अपने लेवल पे ही चीज़ों को हैंडल करते रहते हैं। जब उनको लगता है कि अब नहीं हैंडल हो पा रहा है, देन दे सीक अ प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है। सो क्या होता है कि जब लोग हमारे पास आते हैं तो तभी आते हैं जब वो सर्टेन होते हैं कि हाँ मेरा जो स्पाउस है या पार्टनर है इसका एक्चुअली में अफेयर है, ठीक है। सो जब उनको ये होता है इसलिए नहीं आते कि ट्रस्ट लेवल कम हो गया, इसलिए आते हैं कि सिचुएशन एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, तब वो हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। सो और हमारे पास क्यों आते हैं? हमारे पास आते हैं एविडेंसेस गेन करने के लिए, ताकि वो उन एविडेंसेस को उसके अपने पार्टनर के पेरेंट्स को दिखा सकें, उसको कन्फ्रंट कर सकें, या कल को कोर्ट में प्रोड्यूस करने हैं तो उसको कोर्ट में भी प्रोड्यूस कर सकें एज एन एविडेंस अगेंस्ट द पर्सन। तो इसलिए हमारे पास आते हैं। तो और पोस्ट मैट्रिमोनियल में लोग सोचते हैं सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केसेस होते हैं। पोस्ट मैट्रिमोनियल सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज ओनली अ सेक्शन ऑफ केसेस। ओके, जो मेन केसेस होते हैं वो होते हैं डिवोर्स रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि एलिमोनी और मेंटेनेंस की इन्वेस्टिगेशन है। एलिमोनी और मेंटेनेंस की इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि वाइफ को जो है कोर्ट मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया फ्रॉम द हस्बैंड इफ द हस्बैंड इज अर्निंग, ठीक है। बट इफ द फीमेल इज नॉट इज हरसेल्फ अर्निंग, देन शी इज नॉट एलिजिबल फॉर दैट मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड, ठीक है। नाउ फीमेल्स क्या है कि वहां पे जाके कोर्ट में ये बोलते हैं कि आई एम नॉट अर्निंग ऑल्दो दे आर एक्चुअली वर्किंग एंड अर्निंग। तो मेल साइड हमारे पास आती है इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए कि भाई मेरी जो वाइफ है वो कहीं पे काम करती है, बट कोर्ट में डिक्लेयर करते हैं शी इज नॉट वर्किंग, यू फाइंड आउट एन एविडेंस ऑफ द सेम। सिमिलरली वाइफ की साइड से भी आते हैं कि हस्बैंड को मेंटेनेंस ना देना पड़े, तो हस्बैंड अपनी इनकम को छुपाए तो वो कहता है मैं अर्न नहीं कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हमें इनसे मेंटेनेंस लेना है एंड ही इज थिंकिंग आई एम नॉट अर्निंग, तो हम इसकी एक्चुअल में इसकी इनकम फाइंड आउट कर दो, इसके एसेट्स फाइंड आउट कर दो, ताकि हम इसे एलिमोनी में क्लेम्स कोर्ट के थ्रू रिकवर कर सकें। सो आप ये जो एविडेंस ढूंढते हैं चाहे एलिमनी के लिए या डिवोर्स केसेस में, वो कोर्ट में कितना वैलिडेट हो पाते हैं? 100% उसी के हिसाब से ही तो कलेक्ट किए जाते हैं। अगर कोई हमारे पास आ रहा है तो वो एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए ही आ रहा है, ठीक है। और अगर हम भी उसी हिसाब का एविडेंस लेकर आते हैं कोर्ट पर्पस के लिए, ताकि वो कोर्ट में वैलिड हो। जैसे कि आई गिव यू एन एग्जांपल, अगर हमें किसी की इनकम एस्टैब्लिश करने द पर्सन इज वर्किंग, ठीक है। सो हम उसका क्या एविडेंस लाएंगे? या तो हमारे को उसका अपॉइंटमेंट लेटर की कॉपी मिल जाए किसी तरीके से, या उसकी सैलरी स्लिप मिल जाए, या उसके प्रोविडेंट फंड अकाउंट का नंबर मिल जाए जहां पे उससे करंट कंपनी उसका प्रोविडेंट फंड जमा करा रही है, कोर्ट उसकी स्टेटमेंट खुद निकाल लेती है, या जो कंपनी उस किस बैंक अकाउंट में उसके पैसा ट्रांसफर कर रही है वो बैंक अकाउंट का नंबर हमें मिल जाए, ठीक है। तो वो हमें नंबर मिल जाता है तो कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, कोर्ट उसकी स्टेटमेंट खुद निकाल लेती है, ठीक है। जी, एविडेंस कलेक्ट करना कितना चैलेंजिंग है? मतलब आप किसी के ऑफिस में जाके सिर्फ इतना नहीं होता चैलेंजिंग इससे ही बड़ी बात है। वो क्या है कि आपको पहले तो ये पता करना है कि काम कहाँ कर रहे हैं। एविडेंस तो आप बाद में निकालोगे, बिल्कुल, ठीक है। तो ये पता करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है कि पर्सन काम कहाँ कर रहा है। पहले क्या होता था कि आप जो है किसी को फॉलो करते थे, उसकी एक्टिविटीज को वॉच करते थे, तो पता चल जाता आदमी ऑफिस जा रहा है, ठीक है। सो किस ऑफिस में जा रहा है पता कर लेते थे। आफ्टर कोविड जब से वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम शुरू हुआ है, लोग आजकल ऑनलाइन काम करते हैं, ऑफिस भी नहीं जाते, तो ऐसे में ज़्यादा चैलेंज होता है, ठीक है। तो फिर हमें अलग अलग तरीकों से इन्वेस्टिगेशन करके पता करना पड़ता है कि वेयर द पर्सन इज अर्निंग, ठीक है। सो वेयर द पर्सन इज एम्प्लॉयड, फिर उसका एविडेंस निकालना होता है। कई केस में लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कहीं पे काम नहीं कर रहे, अपना बुटीक चला रहे हैं, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी एजेंट की शॉप खोली हुई है, ठीक है, या कोई अपनी कोई और शॉप खोली हुई है, कोई बिजनेस में इन्वॉल्व है, सेल्फ एम्प्लॉयड है पर्सन, ठीक है। तो उस केस में हमारे को और पेपर्स पे कुछ नहीं है, तो पेपर्स पे अगर कुछ भी नहीं है, अपने भाई के नाम चला रहा है, अपने फादर के नाम से चला रहा है बिजनेस, लेकिन पेपर पे अपना नाम कहीं पे भी नहीं रखा हुआ कि मेरी कोई भी इनकम है, तो उन केसेस को भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। अब लेकिन आदमी गेनफुली एम्प्लॉयड तो है, अब कोर्ट में तो प्रोड्यूस करना है कि वो गेनफुली एम्प्लॉयड है, तो हम क्या करते हैं, हम उसके स्टिंग ऑपरेशंस बनाते हैं व्हाइल ही इज डीलिंग इन हिज शॉप, सीक्रेट कैमरास के थ्रू, स्पाई कैमरास के थ्रू बनाते हैं कि हाँ ही सेलिंग द प्रोडक्ट, ही सेलिंग हिज सर्विस, इज डीलिंग विद द क्लाइंट्स, तो इस तरीके से उनके स्टिंग ऑपरेशंस कलेक्ट करते हैं। ओके, फिर चाइल्ड कस्टडी एक बहुत बड़ा मैटर है। चाइल्ड कस्टडी, हाँ, चाइल्ड कस्टडी। ओके, चाइल्ड कस्टडी में लोग क्या करते हैं, चाइल्ड कस्टडी में क्योंकि दोनों पेरेंट्स का इमोशनल एंगर इन्वॉल्व होता है बच्चे के साथ, बिल्कुल, दोनों पेरेंट्स बच्चे की कस्टडी गेन करना चाहते हैं, दोनों पेरेंट्स ही चाहेंगे कि मुझे बच्चे की कस्टडी मिले, तो जिस पर्सन को नहीं मिलती है, ठीक है, वो हमारे पास आता है ये पता करने के लिए, ये प्रूफ करने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में कि द अदर पर्सन इज नॉट अ गुड फादर और गुड मदर टू द चाइल्ड, ठीक है। सो वो एविडेंसेस प्रोड्यूस करने पड़ते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, तो उस तरह के केसेस बड़े सारे आते हैं हमारे पास। तो इट्स अ एरे ऑफ सर्विसेज, मतलब इतनी सारी सर्विसेज के लिए लोग आते हैं कि हर किसी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। और आज की डेट में जिस तरीके से हमारी सोसाइटी कॉस्मोपॉलिटन होती जा रही है, उसी तरह डेटेरेट भी होती जा रही है, और उसकी वजह से ना इसकी डिमांड, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था,
इसीलिए प्राइवेट डिटेक्टिव्स की डिमांड बूम हो रही है, बिकॉज एविडेंस लॉयर्स भी कलेक्ट नहीं करते। एक और मामला देखने में आया कि एनआरआई केसेस में फ्रॉड का, लोग बाहर शादी करके बाहर बसने की तमन्ना रखते हैं, और हमने एक रिपोर्ट में पढ़ा है कि पंजाब में केवल 30,000 लोगों की शादियां मतलब अबेंडन कर दिया था शादी करके एनआरआईज ने। तो एनआरआईज फ्रॉड्स भी होते हैं? एनआरआई फ्रॉड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये दोनों साइड है, वाइस वर्सा भी है। ओके, ठीक है, एनआरआईज जो होते हैं, एक्चुअल एनआरआईज, इंडियंस उनको बहुत फ्रॉड करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एनआरआईज होते हैं तो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, शादी के मैट्रिमोनियल वेबसाइट के थ्रू उनको कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करके उनको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल कुछ और दिखाते हैं, सिर्फ वीज़ा वहाँ का गेन करने के लिए, वहाँ की सिटीजनशिप गेन करने के लिए। ठीक है, और अच्छा, हाँ, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि मैट्रिमोनियल फ्रॉड्स में कि वो उनसे पैसे भी लेना शुरू कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो अंडर सम प्रिटेक्स्ट अदर, कि पहले तो उनके साथ बातचीत करी, अपनी प्रोफाइल बड़ी अच्छी दिखाई, इमोशनल हो गए वो लोग, इमोशनल होने के बाद मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरी मदर हॉस्पिटल में, मेरे फादर हॉस्पिटल में है। ठीक है, और उसके तरीके से पैसा लेना शुरू कर देते हैं उनसे। ठीक है, तो एनआरआई में उनके साथ भी फ्रॉड होता है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ फ्रॉड नहीं होता। और उधर की साइड से भी होता है कि लोग जो एनआरआईज होते हैं ना, वो फ्रॉड नहीं करते। लेट मी टेल यू, फ्रॉडस्टर्स फ्रॉड करते हैं। ठीक है, विच मीन्स कि कैसे मतलब लोग अपने आप को एनआरआई दिखा के फ्रॉड करते हैं। वो कहते हैं कि मैं वो एनआरआई रहेंगे यहाँ पे ही, मैं एनआरआई हूँ, इंटरनेशनल नंबर्स यूज करेंगे, रहेंगे यहीं पर ही, इंटरनेशनल नंबर्स यूज करेंगे, फॉरेन टोन में बात करेंगे। कोई कहेगा मैं आर्मी में डॉक्टर हूँ, कोई कहेगा मैं अफगानिस्तान में डॉक्टर हूँ, कोई कहेगा मैं इंजीनियर हूँ, कोई कहेगा मैं पायलट हूँ, और कोई ऐसा प्रोफेशन बताते हैं जहाँ पे उसका कोई बैकग्राउंड चेक ना कर पाए, जैसे कि मैं आर्मी में डॉक्टर हूँ। अब वॉर चल रही है, अभी अभी हमने केस किया है, जस्ट 1 month बैक, दिस वाज अ लेडी फ्रॉम दुबई। ठीक है, उसको एक पर्सन जो है वो दिल्ली बेस्ड पर्सन है, ही सेज दैट आई एम अ डॉक्टर इन आर्मी। ठीक है, और उससे पिछले 6 महीने से टच में है, एंड टच में है, उससे सारी बातें भी करता है, सब कुछ करता है, उनसे धीरे धीरे करके उससे पैसे भी देता है गिफ्ट्स के तौर पे, कि मुझे आज मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, उसने मोबाइल फ़ोन दिला दिया, इमोशनल हो गई, दिला दिया एंड ऑल दैट। तो रिलेशनशिप इज़ गोइंग ऑन, बट कहता है कि मैं अपने बारे में कुछ बता नहीं सकता, बिकॉज ना मुझे रेस्ट्रिक्शन है बताने में। मैं गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए काम करता हूँ, आईबी में काम करता हूँ, रॉ में काम करता हूँ, मैं इसने स्पेसिफिकली इसने बोला मैं आर्मी में डॉक्टर हूँ, और अभी इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही है। वो प्रोफेशंस बताएंगे जिसका बैकग्राउंड चेक करना मुश्किल हो। ठीक है, तो कहते हैं मैं आर्मी में डॉक्टर हूँ, और मैं जो है वो इसलिए अपने बारे में कुछ बता नहीं सकता, मेरे को ना गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया बताने के लिए। अब हमने जब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि यहाँ पर रहता है दिल्ली में पालम गांव में, एंड ही हैज गॉट अ वाइफ, ही हैज गॉट 2 चिल्ड्रन आल्सो, ही इज लिविंग विद हिज पेरेंट्स, और एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो एक कंपनी में, डॉक्टर तो मतलब दूर की बात है, और वो कंपनी भी हमने पता कर ली। तो क्या है कि ऐसे मैट्रिमोनियल फ्रॉड के केसेस बहुत सारे हो गए हैं। लोग एनआरआई बन के यहाँ पे बात करते हैं, कहते हैं मैं कस्टम्स में फंस गया हूँ, मैं इंडिया में आपसे मिलने आ रहा था, मैं कस्टम्स में फंस गया हूँ। ठीक है, मुझे इतना पैसा प्लीज़ भिजवा दो, अभी की अभी ज़रूरत है इस अकाउंट में, और गर्ल्स इमोशनल होकर भिजवा देती हैं। अब क्या होता है कि एक ना सेगमेंट होता है, जब आदमी ना एक एज क्रॉस कर लेता है, ये ज़्यादातर फ्रॉड्स जो होते हैं ये होते हैं 40 साल 45 साल, जो आदमी अपनी मैरिजेबल एज को क्रॉस कर चुका है, ये जो पर्सन डिवोर्स्ड है, तो उनके लिए क्या होता है, ये वल्नरेबल टारगेट्स होते हैं। क्योंकि क्या होता है, शादी आसानी से होती नहीं इस एज में, तो प्रॉस्पेक्ट्स बड़े कम होते हैं, तो ये ऐसे ही सॉफ्ट सेगमेंट को टारगेट करते हैं, और क्या करते हैं कि अपने आप को इतना अच्छा दिखाते हैं, टू गुड टू बी ट्रू अगेन। ठीक है, इतना अच्छा दिखाते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ मेरे से अच्छा आदमी कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। और फिर जब आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो, दिन रात आपको टाइम भी बहुत देते हैं, दिन रात आपसे बातें भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपनी प्रोफाइल बड़ी अच्छी दिखाते हैं, जब आप इमोशनल हो जाते हो तब आपसे पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। सो एक ये खतरे की घंटी है, रेड फ्लैग है, जहाँ पे कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा बना के पेश कर रहा है, वहाँ पे ये खतरा हो सकता है। टू गुड टू बी ट्रू। टू गुड टू बी ट्रू, यस। ओके, और मैं आपसे समझना चाहूँगा कोई एक ऐसा केस जहाँ पे कोई स्पाउस आपके पास या हस्बैंड वाइफ में से कोई आया हो और इन्वेस्टिगेशन के लिए, बाद में आपने इन्वेस्टिगेशन किया और पता चला हो कि भाई जो केस आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो गलत है, मतलब उसमें संदेह की ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों फिर हस्बैंड वाइफ मिलके साथ रहने लगे। बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं, ये तो वो संदेह के बेस पे मैं आपको वैसे बताता हूँ कि जैसे हमारे पास 100% केसेस आते हैं जिसमें कि संदेह होता है अपने हस्बैंड पे और अपनी वाइफ पे। ठीक है, कौन ज्यादा आता है, हस्बैंड आते हैं या वाइफ आती है? इक्वल होता है। ओके, हाँ, इक्वल रेशियो, कोई 50-50 रेशियो है। तो जो लोग हमारे पास आते हैं उसमें से
मैंने आपको बताया था कि आते तभी हैं जब उनको 100% पहले से यकीन होता है कि हाँ है ही, लेकिन फिर भी 10% लोग क्लीन निकल जाते हैं, ठीक है। तो 90% लोग जो है वो निकलते ही हैं, कल्प्रिट्स निकलते ही हैं, क्योंकि अच्छा, आते ही तब है, 90% लोग कल्प्रिट्स होते हैं। निकलते ही हैं क्योंकि आती ही तब है ना जब उनको पता ही होता है कि हाँ इन्वॉल्व है। लेकिन 10% के ऐसे भी होते हैं जो शक के बेसिस पे आ जाते हैं, और वो जो है उसमें वो लोग बिल्कुल क्लीन निकलते हैं। और कई लोग ना साइकोलॉजिकली इल भी होते हैं, उनको ना हर चीज़ पे ना सस्पेक्ट करने की आदत होती है। ओके। वो लोग क्या है कि उनको कई केसेस तो ऐसे आ जाते हैं हमारे पास कि अब हस्बैंड है, ठीक है, वो ही इज़ अ परवर्ट, वो सेक्स साइट्स को विजिट करता है, पॉर्न साइट्स को विजिट करता है, इतना विजिट करता है कि उसको लगने लगता है कि मेरी जो वाइफ है इसी की इमेज है, इसमें मेरी वाइफ ही है ये। ओके। ठीक है, और कितने के जाते हैं कि मेरे को ये पॉर्न साइट मिली है, इसमें मेरी ये जो है ये वाइफ की इमेज है, ये मेरी वाइफ ही है, आप इसको ना पता करके ऐसा दो। इमेजिनेशन, ऐसा इमेजिनेशन में आ जाता है कि आप ये Hallucination पता करो कि ये जो है ये मेरी वाइफ है भी या नहीं है, क्योंकि फेस क्लियरली विजिबल नहीं है, हाँ। वीडियो इतनी क्लियर नहीं है, बट मुझे इसके बॉडी के स्ट्रक्चर लगा मेरी वाइफ है। ओके। तो फिर हमें मेरे वाइफ का बैकग्राउंड चेक करो कि शादी से पहले, ठीक है, ये शादी की वजह से किसी का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं था, या फिर आप ये चेक करो कि जो वीडियो है ये ओरिजिनल भी है या नहीं है, फॉरेंसिकली इसको चेक करके बताओ। मेरी वाइफ की पिक्चर्स ले लो, उसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स ले लो, ये ले लो, इससे कंपेयर करो कि दोनों की आपस में मिलते हैं नहीं मिलते हैं। इस तरह के रिक्वायरमेंट, वियर्ड रिक्वायरमेंट्स भी आ जाती हैं। काफी वियर्ड है। हाँ, और कहीं और लोग बिल्कुल क्लीन निकलते हैं उसमें, क्योंकि दिमाग में सस्पिशन है। ऐसे कई केसेस में लोग बिल्कुल क्लीन निकल जाते हैं जिन केसेस में अपने पार्टनर को शक होता है, और फिर उनकी जो, मैं कहता हूँ कि जहाँ पे क्लीन निकल जाता है ना, तो खुशी भी उतनी होती है उस फैमिली में, हार्मनी भी उतनी डेवलप हो जाती है। तो जितना पहले झगड़े होते हैं एजम्पशंस के बेस पे कि भाई मेरा पार्टनर तो है, इन्वॉल्व ही है, और रोज आप झगड़ा कर रहे हो उसके साथ, और सपोज वो क्लीन निकल जाए, तो कितनी शांति मिलती है ब्रेन को, और कितनी मैट्रिमोनियल लाइफ में हार्मनी कितनी जनरेट होती है। तो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन कितनी लीगल है, कितनी एथिकल है? आई टेल यू, एक तो लीगल और एथिकल दो अलग अलग वर्ड्स हैं, हम दोनों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एज फार एज द लीगैलिटी ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न्ड, ठीक है, हम लोग क्या है कि एक लीगल एम्बिट होता है जिसमें हमारे लिए ये डिसाइड है कि ये डूएबल्स हैं और ये नॉन डूएबल्स हैं। जो डूएबल्स हैं हम सिर्फ उतना ही करते हैं, नॉन डूएबल्स में नहीं जाते हैं जितना। अब मैं बताता हूँ कैसे, कोड ऑफ कंडक्ट मैं बताता हूँ क्या होता है कि किसी के बारे में बैकग्राउंड चेक करना थ्रू ओपन सोर्सेज, लोगों के बारे में जानना इज नॉट इलीगल। एट अ पब्लिक प्लेस इफ यू आर फॉलोइंग समवन, प्रिवेसी दो तरीके की होती है, एक होती है प्रिवेसी एट अ प्राइवेट प्लेस, एक होती है प्रिवेसी एट अ पब्लिक प्लेस। प्रिवेसी एट अ प्राइवेट प्लेस क्या होती है कि आप अपने घर के अंदर हो और मैंने घर के अंदर कैमरास लगा दिए, तो आई एम ब्रीचिंग योर प्राइवेट प्लेस प्रिवेसी, जी, ठीक है, व्हिच इज इलीगल, व्हिच वी डू नॉट डू, ठीक है। प्रिवेसी एट अ पब्लिक प्लेस क्या होती है कि अगर आप सड़क पे खड़े हो, वहां पे चारों सीसीटीवी कैमरा ऑटोमेटिकली लगे हुए हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को किस कर रहे हो, ठीक है, तो इट इज अ प्रिवेसी एट अ पब्लिक प्लेस, व्हिच मींस इट्स अ पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। जो चीज पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है आप उसको ब्रीच कर सकते हो। आप मॉल्स में घूम रहे हो, सिनेमा हॉल में जा रहे हो, किसी होटल में जा रहे हो तो होटल की लॉबी तक, ठीक है, जो भी पब्लिक प्लेस है जहाँ पे पब्लिक एक्सेस अलाउड है, इट्स अ पब्लिक प्लेस, राइट। सो तो एक तरीके की स्टॉकिंग हो गई ये तो? नहीं, स्टॉकिंग की डेफिनेशन अलग है और सर्वेलेंस की डेफिनेशन अलग है। ओके, ठीक है, स्टॉकिंग और सर्वेलेंस में लोगों को फर्क नहीं पता। पहले तो मैं इसकी लीगल डेफिनेशन आपको समझाता हूँ प्लीज। एक तो स्टॉकिंग जो होती है वो फीमेल्स के लिए यूज करा जाता है वर्ड, ओके, ठीक है। मेल्स के लिए इंडिया में लीगली कोई स्टॉकिंग का सेक्शन है ही नहीं जी। स्टॉकिंग की डेफिनेशन में क्या है, पहले, अब तो बीएनएस में कन्वर्ट हो गया, पहले सेक्शन 354D ऑफ आईपीसी था। 354D ऑफ आईपीसी क्या कहता है? 354D ऑफ आईपीसी ये कहता है, जहां पे स्टॉकिंग को डिफाइन किया गया है, इफ अ मैन फॉलोज अ वुमन रिपीटेडली, ठीक है, रिपीटेडली, एंड ट्राइज टू फॉस्टर हिज पर्सनल इंटरेक्शन विद हर, ट्राइज टू फॉस्टर हिज पर्सनल इंटरेक्शन विद हर डिस्पाइट ऑफ शोइंग हर क्लियर डिसइंटरेस्ट, ठीक है। सबसे पहले तो एक आदमी होना चाहिए जो उसको फॉलो कर रहा है जी। सेकेंडली लड़की का डिसइंटरेस्ट होना चाहिए कि उसने मना कर दिया फिर भी वो उसको फॉलो कर रहा है। थर्डली वो अपना पर्सनल इंटरेक्शन फॉस्टर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और रिपीटेडली फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो डिटेक्टिव्स ना तो अपनी पर्सनल इंटरेक्शन को फॉस्टर करते, ना सामने वाले का डिसइंटरेस्ट शो होता, क्योंकि वो उससे कांटेक्ट ही नहीं करते। डिसइंटरेस्ट कैसे, क्योंकि इंटेंशन तो वो है ही नहीं ना स्टॉकिंग की, इट इज अ सर्वेलेंस एक्टिविटी बेसिकली। तो लीगली स्टॉकिंग और सर्वेलेंस को आप कंपेयर कर ही नहीं सकते लीगली, पहली बात। अब हम आते हैं सर्वेलेंस पे, ठीक है। जो सर्वेलेंस है, आप किसी को, मैंने जैसे बताया, आप पब्लिक प्लेसेस पर फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो यू आर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन विच इज अवेलेबल पब्लिकली। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, आप यूएस में चले जाओ, आप यूएस की किसी भी डिटेक्टिव एजेंसी को फोन कर लो, यूके में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ,
यूकेसी इंडिया ने सारे लोग अडॉप्ट किया ना, जी। सिंगापुर में चले जाओ, हांगकांग में चले जाओ, ठीक है, आप जो है हर कंट्री में सर्विलेंस ओपनली होती है, ठीक है, सो यू हायर अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर इन एनी ऑफ दीज कंट्रीज एंड यू यू कैन कीप पीपल अंडर सर्विलेंस एट पब्लिक प्लेसेस। फिर से वो दायरा तैयार हो जाता है कि पब्लिक प्लेसेस, तो आप जो इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो वो आप पब्लिकली गेन कर सकते हो। अब हम लोग, हमारा बिजनेस लीगल है या नहीं है, दैट इज ऑल्सो बिग क्वेश्चन, यस, ठीक है, कि हमारा बिजनेस भी लीगल है या मेरे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही था। हाँ, तो मैं बताता हूँ लीगैलिटी के बारे में हम बात कर रहे थे कि वेदर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन बिजनेस इज लीगल और नॉट, ठीक है। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन में 100% लीगल, वी आर अ रजिस्टर्ड बॉडी, वी आर रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। हमारे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली मेंशन्ड है हम क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अंडरटेक कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आरओसी से पास्ड हैं, ठीक है। आरओसी में अगर आप ये लिख के दोगे कि हमें किसी का मर्डर करना है, किसी का चोरी करनी है, किसी के यहाँ वो करना है, कोई क्राइम करना है, तो क्या आरओसी उसको पास करेगा? Never. नहीं करेगा, राइट। लेकिन हमारे ऑब्जेक्टिव्स को आरओसी क्यों पास करता है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि वी आर द हैवीएस्ट, वन ऑफ द हैवीएस्ट जीएसटी पेयर्स इन दिस डोमेन, ठीक है। और अंडर द हेडिंग ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज, ओके, और प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज की जीएसटी में डेफिनेशन भी है, अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज टू हिज क्लाइंट्स ऑन चार्ज ऑफ मनी, ठीक है। तो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज के एचएसएन कोड में 998521 उसका एचएसएन कोड है, ठीक है। आप उसमें अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो और गवर्नमेंट आपको जीएसटी चार्ज कर रही है, हाउ कैन इट बी इलीगल? एमएसएमई में यू आर रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी, देयर इज ऑल्सो सेपरेट हेडिंग फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनीज, बिल्कुल, ठीक है। सो वहां पर भी बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन मेंशन है प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनीज की। और आप अपने आप को, जैसे वी आर एमएसएमई रजिस्टर्ड, हम आप एमएसएमई रजिस्टर करा सकते हो अपने आप को बीइंग अ प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी, ठीक है। सो जब आपको गवर्नमेंट इतने सारे रजिस्ट्रेशंस प्रोवाइड कर रही है, आपसे इनकम टैक्स कलेक्ट कर रही है, कंपनी का आपसे जीएसटी कलेक्ट कर रही है, तो दैट मीन्स यू आर नॉट इलीगल, यू आर अ वेरी मच लेजिटिमेट कंपनी और बिजनेस इंडस्ट्री, एंड दैट इज वाई हर कोई यूज कर रहा है। अब आप एक बात हो, आप तो जर्नलिस्ट हो, ठीक है, आप भी तो इन्वेस्टिगेशन करते हो बीइंग अ जर्नलिस्ट, ठीक है। तो जर्नलिस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, इज इट इलीगल? आप इतने सारी जगहों में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती है, इतने सारे क्राइम्स को आप इन्वेस्टिगेट करते हो, बैंक्स इन्वेस्टिगेट करते हैं लोन्स देने से पहले अपने कस्टमर्स को, बैंक से फ्रॉड आता है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, आर दे इलीगल? ठीक है, नो, इट इज नॉट इलीगल। दैट इज वाई हमारी एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटर्स, जो इंडिया में फॉर्म हुई थी। इसी चीज़ों को क्लैरिटी करने के लिए एक बिल भी आया था इसमें लोकसभा में, राज्यसभा में 2007 में, जब स्क्रैप कर दिया गया है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो रियलाइजेस कि इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल बिजनेस। बिग फोर्स इन्वेस्टिगेशन कर रही है, प्री एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टिगेशन करती हैं, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करती है, सारे बिग फोर्स, केपीएमजी, डेलॉयट, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, सब सारे वो करती हैं। तो क्या वो इलीगल कर रही हैं? दे आर ऑल्सो अ रिस्क मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। रिस्क मैनेजमेंट कंपनी जितनी भी खुली हुई हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, दे आर ऑल डिटेक्टिव एजेंसीज, क्योंकि काम सारा इन्वेस्टिगेशन का ही है उनके पास भी, सिर्फ नाम रिस्क मैनेजमेंट का है। एक आखिरी सवाल, जो लोग हमारी कन्वर्सेशन देख के इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी कन्वर्सेशन बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, सो लोग जानना चाहेंगे कि वो कैसे डिटेक्टिव बन सकते हैं, उनके लिए क्या आप बताना चाहेंगे? क्या उनके कैरेक्टर में एक ट्रेट होना चाहिए? क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? मैं बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, वो नहीं है डीप थिंकिंग। डीप थिंकिंग इन द सेंस कि किसी भी चीज़ की तह तक पहुँचना, और लॉजिकल थिंकिंग कि कितना लॉजिक्स को आप किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हो। और क्या है कि ऑब्वियसली एजुकेशन मैटर्स अ लॉट, ठीक है, लेकिन नेचुरल जो टेंडेंसीज ऑफ डीप थिंकिंग और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, ब्रेव होना चाहिए आदमी को, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। प्लस हम क्या करते हैं कि जैसे अब इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, एनएफएसयू है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, एमईटी यूनिवर्सिटी है, कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो फॉरेंसिक्स के कोर्सेज कराते हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस का भी उनमें सब्जेक्ट रहता है कि किस तरीके से, हाँ, तो इस तरीके जो कोर्सेज करके आ रहे हैं लोग, उनको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, बिकॉज वो सीख के आ रहे हैं कि कैसे करना है किसी चीज़ को, फॉरेंसिकली किसी चीज़ को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशंस करनी है, तो एक वो एडेड एडवांटेज हो जाती है, ठीक है। बट मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यही लोग अच्छे डिटेक्टिव्स बन सकते हैं। अच्छा डिटेक्टिव कोई भी बन सकता है, द पर्सन शुड हैव गुड एप्टीट्यूड, ठीक है, उसके जो है मेमोरी स्ट्रांग होनी चाहिए, उसका किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए पर्सन को, पेशेंस होनी चाहिए, उसको ये होना चाहिए कि एक ना को ना की तरह नहीं लेना चाहिए, एक ना को इस तरीके से लेना चाहिए कि मैं इसको हाँ में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इफ़ आई एम गोइंग टू इन्वेस्टिगेट मोर, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट समथिंग हेयर, ठीक है। सो कई लोग होते हैं कि छोटी सी चीज़ पे ना एक बॉटल नेक आ गया, वहीं पर छोड़ देते हैं काम को,
कि बॉटल नेक है कि अभी आगे नहीं हो सकती, और लोग होते हैं कुछ लोग जो बॉटल नेक के क्रॉस आगे करके भी, आगे जाके कहते हैं कि हमें इस काम को फिनिश करना ही है। तो ऐसा जो गो गेटर एटीट्यूड होता है ना, वो गो गेटर एटीट्यूड चाहिए होता है। थैंक यू नमन जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे इतनी सारी बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।